पत्नियां जो है वो अपने पति के ऊपर बहुत ज़्यादा झूठ बोलकर वो केस कर देती हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, डीवी का हो, सेक्शन 498A का हो। मेंटेनेंस में ज़्यादा मेंटेनेंस लेने के लिए वो लालच के बसीभूत होकर वो झूठ बोल देती हैं और कहती हैं, मतलब पति अगर 10,000 कमा रहा तो सीधे 1 लाख, और 1 लाख कमा रहा तो कई लाख बताकर उसको फाइल कर देती हैं। और कहते हैं ना कि झूठ का तो कोई वो होता नहीं है, लेकिन झूठ परेशान बहुत करता है, लेकिन पराजित जरूर होता है। तो जैसे ये मेंटेनेंस का केस है, वैसे ही सेक्शन 498A का केस कर देती हैं, जो कि सजा दिलाने के लिए, पति को जेल भिजवाने के लिए ऐसा वो केस कर देती हैं। मतलब जो उनके पास वेपन है, हथियार है, उसको वो बाकायदा उसको मिसयूज कर लेती हैं और झूठ बोल देती हैं। आज मैं आपको वही बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई है मेंटेनेंस के केस में, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, और आप जो पति इस मेंटेनेंस की वजह से पिस रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आज उनको वो राहत मिलेगी और वो बहुत सारी चीज़ें की जानकारी उनको मिल पाएगी। तो नमस्कार मेरा, और आप सभी को इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप तुरंत नीचे जो सब्सक्राइब कर का बटन है उसको करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है रजनीश वर्सेस नेहा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत लोगों के लिए जो पति हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कामयाब है, और उनके केस में जो मेंटेनेंस केस अगर उनके ऊपर कर दिया है तो वो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहरहाल बात यह है कि जो ऐसे जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेंटेनेंस का केस जो है, मेंटेनेंस पत्नियां पति से लेने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा झूठ बोल देती हैं। अब झूठ बोल देती हैं, उसके बाद जब उसी झूठ में जब वो फंसती हैं तो फिर वो कोर्ट छोड़कर भागना सोचती हैं कि मुझे अब नहीं लड़ना है। ऐसे ही हुआ सेक्शन 125 CRPC के तहत जो रजनीश वर्सेस नेहा का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि उसमें क्या बताया गया है। कि इसमें जो है लड़की है, पत्नी है, और पत्नी पर 2 बच्चे हैं। तो उसने अपने पति से मेंटेनेंस मांगा, मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस का केस फाइल किया, जिसमें कि उसने बताया कि पति की जो इनकम है वो महीने की 2 लाख रुपए सैलरी है। लेकिन पति ने इसी बात को अपना बात कहते हुए उसने ये बताया कि मेरी सैलरी जो है लगभग 37,000 के आसपास है, और उसने ITR जो फाइल करते हैं वो उसका एविडेंस भी उसमें लगाया, तो उनका सालाना जो टर्नओवर था वो लगभग 4 लाख के आसपास था। इसी को चलते हुए उसने सब कुछ अपना कहा, बात बताई उसने, पत्नी ने भी कहा। तो कोर्ट क्या होता है, जैसे मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसके लिए, कि अपना वो डिस्क्रिप्शन पावर लगाते हुए, मतलब एक एक एजम्पशन, एक कि हाँ इसने इतना कहा है, तो कोर्ट के पास एक राइट होता है कि वो अपना डिस्क्रिप्शन पावर लगाकर उसको समझ सकते हैं कि मान लो 2 लाख कहा तो उसने थोड़ा बहुत कम करके उसको वो अलाउ कर देते हैं, मतलब कि पति पर बांध दिया जाता है। लेकिन इसी चीज़ को चलते हुए कोर्ट ने भी सोचा कि हाँ, जब 2 लाख इसने कहा है तो कुछ कम होगा, तो उसने लगभग 20,000 रुपये पत्नी के लिए और 15,000 रुपये जो है पत्नी के बच्चों के लिए, यानी कि लगभग 50,000 रुपये का मेंटेनेंस जो है वो पति के ऊपर बांध दिया गया। अब जो है अब पति की सैलरी जो है वो, पति का जो इनकम है वो 37,000 है, और मेंटेनेंस जो है उसको 50 बांध दिया। तो क्या हुआ, एक मतलब न्याय नहीं मिला पति को, और उसने जो है उसको चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये देखते हुए कि पत्नी ने इतने कहा है, उसने सब कुछ एविडेंस उसने लगाया है कि मेरी इतनी इनकम है, इसमें अगर करना चाहते हैं तो इसमें बांध दिया जाए, लेकिन ये ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो पत्नी को बुलाया गया, हाई कोर्ट में बुलाया गया उसको, और उसके बाद जो है उससे पूछा गया, उसके सब कुछ स्टेटमेंट ली गई। तो पत्नी जो है वो उसमें अपने आप को बता नहीं पाई, मतलब प्रूफ नहीं कर पाई कि इतनी इनकम है। उसने ये कहा सिर्फ 2 लाख रुपए है, लेकिन वो इसका कोई उसके पास प्रूफ नहीं था कि 2 लाख है या फिर नहीं है। तो ये बात देखते हुए हाई कोर्ट ने जो उसको सेट असाइड कर दिया, मतलब रद्द कर दिया कि आप मेंटेनेंस के मतलब लायक नहीं है, आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें, और उसमें साथ साथ में उसमें ये भी था कि पत्नी जो है उसका भाई था, उसके भाई में पत्नी उसकी बहन, मतलब साला जो हो गया, पति का साला जो हो गया, उसकी कंपनी थी, उसमें वो एम्प्लॉय थी। तो उसमें उसने वो भी बात छिपाई थी कोर्ट को, कोर्ट ने नहीं बताएगी कि ऐसी वो एम्प्लॉय है कुछ, और जब एम्प्लॉय है तो उसमें कुछ कमाती भी होगी, उसमें कुछ उसका शेयर वगैरह होगा, तो उसने वो भी बातें हिडन की। इसके बाद वहाँ पे हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, उसको रद्द कर दिया केस को, और उसी कॉपी लेकर पत्नी जो है फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट ने बारीकी से फिर इन चीज़ों को ध्यान दिया, फिर उसको मतलब स्टडी किया
कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। इसके बाद कोर्ट ने अब ये जो जो जजमेंट आया है रजनीश वर्सेस नेहा, इसी में ये कहा गया है, इसी में देखा कि जो कमियां मतलब पति या पत्नी के द्वारा हुई हैं, इन सब चीज़ों के बीच में ज़रूरी है कि अब आप दोनों इफ एक एफिडेविट दें, मतलब पत्नी भी दे और पति भी दे कि आपकी वाकई एक्चुअल इनकम क्या है, क्या करते हैं, क्या आपके ज़रूरतें हैं, वो दोनों चीज़ें दोनों व्यक्ति जो हैं, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो, दोनों अपने अपना एफिडेविट देंगे। और देने के बाद जो मतलब अमाउंट जो मेंटेनेंस का देना चाहिए कोर्ट को अपने डिस्क्रिप्शन पावर यूज़ करते हुए, उसके बाद उस पर वो मेंटेनेंस अलाउ किया जाए। ये पूरा गाइडलाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में, रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट है उसमें दिया, और उसके बाद उस फाइल को जो है हाई कोर्ट दोबारा से वापस भेज दिया। तो ये पूरा स्टेटमेंट, एक ये पूरी प्रोसेस थी रजनीश वर्सेस नेहा। तो अब जो है पतियों को, मतलब पति और पत्नी दोनों के लिए, अगर मेंटेनेंस का केस करते हैं, और बहुत सारे ऐसे पति हैं जो ये सोचते हैं कि सर हम पे तो ज़बरदस्ती इतना लगा दिया गया, ऐसा इतना बनता भी नहीं है, इतना तो हम कमाते भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे पति हैं जो इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं। तो आज आपको, अगर आपका केस है मेंटेनेंस का चल रहा है, लोअर कोर्ट में चल रहा है, तो आज ही उसको आप दिखवाएं, वकील के द्वारा तो दिखवाएं अपने, और उसमें देखें कि कहीं ना कहीं उसमें एफिडेविट लगाया हुआ है नहीं लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो अच्छी बात है, तो उसको पढ़िए, समझिए, और उसमें जो कमियां हैं उस कमियों को आप कंप्लेंट करिए। और अगर नहीं है और वाकई उसने एफिडेविट उसमें नहीं दिया है, यानी कि रजनीश वर्सेस नेहा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें नहीं दिया है, तो वो आप अपने लोअर कोर्ट में कहिए, वकील के द्वारा शिकायत करिए, सर इसमें जो है लड़की से एफिडेविट मंगवाएं, ताकि वो अपनी बात को स्ट्रांगली रख सके, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो पता लग सके उसे कि वाकई वो कितना मेंटेनेंस, मतलब क्या कमाती है। क्योंकि इनकम ऐसा नहीं है लड़की नहीं कमा सकती है, लड़की भी कमाती है, लड़का भी कमाता है, पति भी है, पत्नी भी है। अगर पत्नी ज़्यादा कमाती है पति से, तो फिर वो लायबल नहीं है, वो एजुकेटेड है और अच्छा कमा सकती है, अपने आप को वेल मेंटेन कर सकती है, तो फिर क्या ज़रूरत है मेंटेनेंस देने की पति को। तो ये सब चीज़ें वो अपने एफिडेविट में लिखेगी कि मेरी इतनी इनकम है, मैं इतना कमाती हूँ और इतना मेरे खर्चे हैं। वो सब कुछ ऐसे ही पति अपने लिखा कि मेरी इनकम इतनी है। तो फिर उसके बाद दोनों जब एफिडेविट देखे जाएंगे कि वाकई पति की इतनी इनकम है, पत्नी की इतनी है, तो कितना देना चाहिए, फिर वो कोर्ट जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन पावर लगाकर उसको स्ट्रांगली, मतलब उसको सही तरीके से पति के ऊपर ही बांधा जा सकता है और फिर नहीं भी दिया जा सकता है। तो दोनों चीज़ें मतलब फिर साफ साफ समझ में आएंगी। तो यही चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रजनीश वर्सेस नेहा के जो जजमेंट है उसमें ये बताई गई। और अब जो है लोअर कोर्ट इन सब चीज़ों को फॉलो करेगा। और अगर आपके केस में ऐसा नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर इन सब चीज़ों को शिकायत करें और इन चीज़ों के बारे में कहें कि हम मतलब अपनी बात ऑनरेबल जज के सामने रखें, और साथ ही साथ में कहें कि इनका जो है एफिडेविट मंगवाएं, ताकि ये भी अपनी बात कह सकें कि ये क्या करती हैं, ये क्या कमाती हैं, इनको कितना चाहिए और कितना पति से चाहिए और किस आधार पर चाहिए, वो सब कुछ चीज़ें वो एफिडेविट में देते हैं। अगर वो उसका भी फॉर्मेट भी दिया गया है, उसको भी आप दे सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और अगर आप इस मेरी वीडियो से आप इस बात से अगर सहमत हैं और आपको अच्छी लगी है, तो आप नीचे सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी जो जरूर शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग इस चीज़ को समझ सकें। और बस इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज का वीडियो देखेंगे। आपसे भी बहुत धन्यवाद।